कैसे हैं आप लोग? मुझे विश्वास होगा कि आप लोग कहीं ना कहीं पूरी तरह से लगे होंगे और आप लोगों को लग रहा होगा कि सर जो है कुल मिला के रेगुलर टॉपिक के अनुसार नहीं पढ़ा रहे हैं। मैं बहुत जल्दी कुल मिला के रेगुलर टॉपिक के अनुसार आने वाला हूं, कोई घबराने वाली बात नहीं है और प्रयास अपना रहेगा कि बहुत कुछ चीज़ें अपन डिस्कस करें। आज मैं जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ लेकर आया हूं वो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से थोड़ा सा आप लोग बोर्ड पर देख रहे होंगे और जो टॉपिक मेरा है वो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से भारत का संवैधानिक विकास है। और भारत के संवैधानिक विकास की अगर हम बात करते हैं, जिसको कुल मिला के हम लोग कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, तो भारत के संवैधानिक विकास के विषय में अगर हम लोग बात करें तो जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है उसको हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। और कहीं ना कहीं निश्चित रूप से तो थोड़ा सा मैं यही कह रहा था कि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि ये मान के चलिए कि जब अंग्रेज हिंदुस्तान में आए तो हिंदुस्तान में आने के पश्चात अंततः उन्होंने यहां पर शासन करना शुरू कर दिया। और जब हिंदुस्तान में शासन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से उनको लगा कि यहां पर भी कोई शासन कानून व्यवस्था स्थापित होना चाहिए। आप लोग पॉलिटी में भी पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत का संवैधानिक इतिहास, और उसी विषय पर कुल मिला के मैं आज चर्चा करने के लिए आया हूं। चाहे वो आप हिस्ट्री को समझ लीजिए, चाहे पॉलिटी को समझ लीजिए। जब मैं पॉलिटी भी पढ़ाऊंगा तो यहीं से शुरू करूंगा। और आपको मालूम होना चाहिए कि अगर मैं थोड़ा सा अगर बात करूं तो 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी का जन्म होता है। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने आपको कुल मिला के पूरब के साथ यानी भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार दे दिया। तो 31 दिसंबर 1600 को जब ब्रिटेन की महारानी ने यहां पर शासन करने का अधिकार दे दिया तो धीरे धीरे जब अंग्रेज आए, मैंने कहा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण हो रहा, हालांकि उस कंपनी का नाम दी कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज है। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा इसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी रखा गया। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि जब कंपनी यहां पर आई तो कंपनी का उद्देश्य व्यापार करना है और धीरे धीरे कंपनी ने व्यापार किया। लेकिन उसके पश्चात स्थितियां बदलती गई। भारत में रहने के पश्चात भारत के लूप होल्स को उन्होंने समझा, भारत की कमजोरियों को उन्होंने समझा। तो उनको लगा कि यहां पर धीरे धीरे कुल मिला के एम्पायर भी खड़ा किया जा सकता है। और जब एम्पायर खड़ा होगा तो स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं जो ड्रेन ऑफ वेल्थ है, धन का निष्क्रमण है, वो और व्यापक रूप से होगा। और इसका परिणाम आपको मालूम होना चाहिए कि मैं ये कहना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं निश्चित रूप से थोड़ा सा इस बात को समझिए। मैं इस पर अभी बाद में आना चाहता हूं। 1757 का प्लासी का युद्ध आपने पढ़ा होगा, बैटल ऑफ प्लासी। और 1757 के प्लासी के युद्ध के पश्चात अंततः क्लाइव की बुद्धिमत्ता के द्वारा बंगाल में एक तरह से अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना हुई। और कंपनी की जब स्थापना यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता जब बंगाल में स्थापित हो जाती है तो निश्चित रूप स्थापित होने का मतलब मीर जाफर उन्हीं का आदमी है। मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया, यानी इनडायरेक्ट रूप से कंपनी के हाथ में रियल पावर है। और यहीं से कुल मिला के बंगाल में कुल मिला के अंग्रेजों ने अब अपनी सत्ता को स्थापित करने के पश्चात धीरे धीरे व्यापार का जो रूट था वो पूरी तरह से व्यापक हो गया। और इसमें जो कंपनी के कर्मचारी थे वो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी का, अब देखिए इंग्लैंड से इनकी नियुक्ति हुई है। तो जब इंग्लैंड से नियुक्ति हुई है किसकी? ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों की। किस लिए नियुक्ति हुई है? कि भाई आप कंपनी का व्यापार करिए, उसको प्रॉफिट करिए, आपको वेतन दिया जाएगा। लेकिन जब यहां से कुल मिला के इंग्लैंड से कुल मिला के भारत जब ये लोग आए, कंपनी के कर्मचारी, चाहे वो गवर्नर हो चाहे अन्य कर्मचारी हो, तो ये ज्यादातर अपने व्यापार पर भी फोकस करने लगे, अपने लाभ के लिए भी काम करने लगे। प्लासी के युद्ध के पश्चात जब 1764 में बक्सर का युद्ध होता है और बक्सर के युद्ध के बाद 1765 में जब इलाहाबाद की संधि होती है, तो इलाहाबाद की संधि के द्वारा आपको मालूम होना चाहिए कि कंपनी को बंगाल की दीवानी मिल गई, बंगाल का राजस्व वसूल करने का अधिकार मिल गया।
और जब बंगाल की दीवानी कंपनी को मिल जाती है, संपूर्ण बंगाल, बिहार, उड़ीसा का कुल मिला के राजस्व वसूल करने का अधिकार कंपनी को मिल जाता है, तो कंपनी के कर्मचारियों में भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। अब आप देखिए कि कुल मिला के धीरे धीरे आपका प्रभाव बंगाल पर बढ़ रहा है, भारत के अंदर बढ़ रहा है। आपको संपूर्ण बंगाल पर व्यापार करने का अधिकार भी, यानी कि कुल मिला के राजस्व वसूल करने का अधिकार भी मिल गया। लेकिन अब कंपनी के कर्मचारी क्या करने लग गए हैं, यह थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूं। कंपनी के कर्मचारी अब ईस्ट इंडिया कंपनी के जो नौकर बनकर आए थे, वो कंपनी के व्यापार में कम रुचि ले रहे हैं और अपने निजी व्यापार में, निजी फायदे में ज्यादा रुचि नहीं लेने लगे, ज्यादा इंटरेस्ट लेने लग गए। क्लाइव साहब आए, उन्होंने खूब तोहफे लिए, खूब जो है उपहार लिया, कुल मिला के खूब पैसा लूटा, अपना ले जाकर कुल मिला के कहीं ना कहीं कहते हैं कि 60 जहाजों पर सोना लाद कर लेकर गया था क्लाइव। तो इस तरह से क्या होता है कि जब यहां मानकर चलिए कि ये इंग्लैंड है और ये भारत है, थोड़ा सा हम समझ लीजिए भारत है, तो भारत से जितने भी ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी जब इंग्लैंड पहुंचा करते थे, तो जब ये इंग्लैंड पहुंचा करते थे तो बड़े पैमाने पर शासकों की यहां से पैसा अपार लूट के लेकर जा रहे हैं, नवाबों की तरह इंग्लैंड में जीवन जी रहे हैं, ऐश आराम कर रहे हैं। अब वहां के इंग्लैंड के जो लोग थे उनको लगा बाप रे बाप, कुल मिला के भारत में अपार पैसा है, क्योंकि ये आ रहे हैं कुल मिला के कहीं ना कहीं अरे आलीशान जीवन जी रहे हैं, मतलब नवाबी ठाट बाट इन लोगों के, क्योंकि पैसा यहां से खूब लूट रहे थे। तो कंपनी के कर्मचारियों ने जब पैसा लूटकर अपना घर इंग्लैंड में बनाना शुरू कर दिया, व्यापक रूप से जब ऐश आराम करने लग गए, तो वहां के लोगों को लगा यार कि भारत में बहुत पैसा है, लेकिन यहां तो हकीकत यह थी कि कंपनी का व्यापार कम हो रहा था, कंपनी का काम कम हो रहा था और अपना निजी फायदा ज्यादा हो रहा था। 1765 में, जब आपको मालूम होना चाहिए, 1765 से 1772 तक, जब तक द्वैध शासन है, कंपनी के कर्मचारियों ने भयंकर लूटा और ये कर्मचारी अपना घर भर रहे हैं, रुपया ले जाकर कुल मिला के इंग्लैंड में पहुंच रहे हैं, नवाबी ठाट बाट है, वहां के लोगों की आंखें फटी रह गई। अब हुआ क्या कि कंपनी के कर्मचारियों का पैसा तो कई सौ गुना बढ़ गया, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी जो है घाटे में आ गई। आप देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या आ गई, घाटे में आ गई। अब जब कंपनी घाटे में आ गई तो कंपनी को भारत में सरवाइव करना है, तो कंपनी को जब भारत में सरवाइव करना है तो कंपनी ने किससे लोन की मांग की, वहां की ब्रिटिश सरकार से। तो ब्रिटिश सरकार को यह लगा यार ये मामला समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि साले जो कर्मचारी इनके आ रहे हैं वो तो कुल मिला के लाखों रुपया लूट कर लेकर आ रहे हैं, यहां ऐश आराम की जिंदगी जी रहे हैं, आलीशान बंगले बनवा रहे हैं। तो जब कंपनी के कर्मचारी अमीर होते जा रहे हैं तो कंपनी घाटे में कैसे आ रही है, इस बात की जांच करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक इन्वेस्टिगेशन कमेटी बना दी कि भाई पहले देखो तो कि मामला है क्या, आखिर कंपनी घाटे में क्यों चल रही है। तो जब ये जांच बैठी कुल मिला के ब्रिटिश सरकार से, जब इन लोगों ने लोन मांगा, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा कि भाई हमको थोड़ा लोन दो, हम लोग घाटे में जा रहे हैं, तो सरकार ने वहां पर कुल मिला के कहीं जांच कमीशन बिठाला और जांच कमीशन ने पाया कि वास्तव में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो घाटे में है। और उसके घाटे का मूल कारण यह है कि कंपनी के जो कर्मचारी हैं वो कुल मिला के कंपनी के व्यापार पर कम ध्यान दे रहे हैं, अपने निजी व्यापार और फायदे पर अधिक ध्यान रहे हैं। यानी कंपनी के कर्मचारियों में व्यापक भ्रष्टाचार कुल मिला के कहीं जन्म ले चुका है और यही भ्रष्टाचार के कारण अंततः कंपनी घाटे में जा रही है। यह जांच कमीशन की रिपोर्ट में आया। तब कुल मिला के ब्रिटिश सरकार को यह लगा कि ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को लोन तो दिया जाएगा, लेकिन लोन देने के पश्चात अंततः कुल मिला के कहीं ना कहीं कंपनी के ऊपर कंट्रोल करने के लिए या ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए अंततः कुल मिला के कहीं ना कहीं एक एक्ट लेकर आया जाएगा और उसी एक्ट का नाम 1773 में जो एक्ट आएगा उसका नाम है रेगुलेटिंग एक्ट। जब आप कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ेंगे तो कहानी यहीं से मैं शुरू करूंगा कि भारत का संवैधानिक विकास जो हो रहा है उसके दो चरण हैं। पहला चरण तो भारत के संवैधानिक विकास के इतिहास को दो भागों में बांटते हैं। पहला चरण जो है कंपनी का शासन। मैंने अभी कहा ना कि कंपनी के कुल मिला के कंपनी इस समय शासन करेगी, तो कंपनी का जो शासन है वो 1773 से 1853 तक है। जरा देखिएगा, 1773 से 1853 तक, यानी इसमें रेगुलेटिंग एक्ट भी आएगा, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट भी आएगा, 93 का चार्टर एक्ट भी आएगा, 1809 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट आएगा, 33 का आएगा और 53 का आएगा। लेकिन 53 के बाद 1857 का विद्रोह हुआ
और 1857 का विद्रोह होता है, तो अंततः कुल मिला के ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त करके ब्रिटिश क्राउन ने भारत की सत्ता को डायरेक्ट अपने हाथों में ले लिया। यानी इस प्रकार से कंपनी के संवैधानिक इतिहास का दूसरा फेज चालू होता है, दूसरा चरण चालू होता है, और वो है सम्राट का शासन, क्राउन का शासन, ताज का शासन। इसमें कुल मिला के 1858 से 1947 तक का टाइम है। और 1858 का एक्ट आएगा, 1861 का भारत परिषद अधिनियम आएगा, 1892 का चार्टर एक्ट आएगा, 1800 कुल मिला के कहने के इस प्रकार से बहुत से कुल मिला के चीजें जो है 1892 का, 1909 का मार्लिमेंटो, 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, 1935 का अधिनियम। तो इस तरह से कुल मिला के मैं इस पर सब पर डिटेल में चर्चा करूंगा, आप घबराइए नहीं। पहला मेरा करना है कि कंपनी का शासन का टाइम है 1773 से 1853, और सम्राट या ताज का शासन का समय है जो क्राउन कुल मिला के ब्रिटिश सम्राट इन्हें डायरेक्ट भारत की सत्ता को अपने हाथों में लेंगे, तो उस समय भी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट होगा, और वो टाइम है 1858 से 1947। ये तो कहानी हो गई कि कंपनी के शासन का, क्योंकि मैंने कहा भारत का संवैधानिक विकास, तो भारत के संवैधानिक विकास के दो फेस मैंने बताए। एक तो कुल मिला के कंपनी के शासन के अधीन कुल मिला के भारत का संवैधानिक विकास हो रहा है, और दूसरा ब्रिटिश सम्राट के अधीन कंपनी के शासन संविधान का विकास हो रहा है। तो इन दोनों पर हम लोग अलग अलग चर्चा करेंगे, लेकिन आज मुझे यहां पर चर्चा करना है, और उसमें भी इसको शुरुआत हमारी होगी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। तो 1773 के अगर रेगुलेटिंग एक्ट की बात अगर करते हैं तो थोड़ा देखिए, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कंपनी के शासन की शुरुआत, यानी कंपनी के या भारत के संवैधानिक इतिहास की जो शुरुआत हो रही है वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से हो रही है। मैंने अभी कहा कि 1765 के द्वैध शासन के पश्चात जब कंपनी के कर्मचारी दिन प्रतिदिन अमीर होते गए और कंपनी घाटे में आ गई, तो कुल मिला के कंपनी जब घाटे में आती है तो कंपनी ने तत्काल ब्रिटिश सरकार से कहा कि भाई हमको लोन दो, हम भारत में सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। तब कुल मिला के वहां की सरकार को, वहां की संसद को लगा कि यार समझ में नहीं आ रहा है, इसके कर्मचारी साले जो है कुल मिला के कहने की ऑडी फॉर्च्यूनर जगवार में घूम रहे हैं और कुल मिला के साले बंगले बनवा रहे हैं, और कंपनी कह रही है हम घाटे में जा रहे हैं। तो इसके लिए एक जांच कमीशन बैठा, और जब जांच कमीशन बैठा तो पाया गया कि वास्तव में कंपनी का कर्मचारी तो पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुका है। तो 1773 का रेगुलेटिंग, ब्रिटिश सरकार ने कहा तुमको लोन तो देंगे लेकिन साले तुम्हारे ऊपर कंट्रोल करेंगे, तुम बहुत बदमाश हो गए हो, इसलिए तुमको रेगुलेट किया जाएगा। और रेगुलेट करने के लिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया। यानी रेगुलेटिंग एक्ट के लाने के पीछे पहला जो कारण है, क्योंकि हम लोग कारण अगर पढ़ते हैं तो पहला कारण है कंपनी के कर्मचारियों का भ्रष्टाचार। कंपनी के कर्मचारियों का भ्रष्टाचार, यह पहला कारण है। तो पहला कारण तो हो गया कि कंपनी के कर्मचारियों का भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट लाया जाएगा, क्योंकि भ्रष्टाचार के कारण कंपनी घाटे में है। लेकिन दूसरा भी एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि इस समय अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान के अंदर 3 प्रेसिडेंसियों का जन्म हो चुका है। एक जो है बॉम्बे प्रेसिडेंसी है, यहां मुंबई कह सकते हैं, आज मुंबई कहते हैं। दूसरा कलकत्ता प्रेसिडेंसी है, कलकत्ता प्रेसिडेंसी। तीसरा मद्रास की बात कर सकते हैं, मद्रास प्रेसिडेंसी है। ये 3 प्रेसिडेंसियां हैं, और तीनों में गवर्नर रहा करते हैं। अब जरा समझिएगा, तीनों में गवर्नर हैं, यहां भी गवर्नर है, यहां भी गवर्नर है, यहां भी गवर्नर है, तीनों जगह गवर्नर है। यानी कलकत्ता में भी गवर्नर है, मुंबई में भी गवर्नर है, और मद्रास में भी गवर्नर है। अब तीनों कुल मिला के अपने अधिकार क्षेत्र में फ्री हैं। तीनों अपने अधिकार क्षेत्र में क्या है? फ्री हैं, एकदम स्वतंत्र हैं। यानी ये इसके ऊपर या ये इसके ऊपर कंट्रोलर नहीं है। यानी इन तीनों गवर्नरों के ऊपर किसी भी प्रकार का कोऑर्डिनेशन नहीं है, इनमें आपस में कोई भी सामंजस्य नहीं है, समन्वय नहीं है। यानी बंबई वाला कह रहा है हम अपने हिसाब से चलेंगे, कुल मिला के कलकत्ता वाला कह रहा है अपने हिसाब से चलेंगे, मद्रास वाला कह रहा है अपना। आप खुद ही सोचो ना यार, घर ही में कुल मिला के 4 मालिक हो जाएंगे तो घर चल पाएगा? बाप कहेगा हम अपने हिसाब से करेंगे, माँ कहेगी हम अपने हिसाब से करेंगे, लड़का कहेगा हम अपने हिसाब से करेंगे, लड़की कह रही हम अपने हिसाब से चलेंगे, तो घर साला चल पाएगा? कभी नहीं चल पाएगा। इसीलिए कंपनी को, यानी कि ब्रिटिश सरकार को यह लगा कि निश्चित रूप से कुल मिला के इनके कोऑर्डिनेशन को करने के लिए इसमें एक नेता चुनना पड़ेगा, यानी एक सुप्रीम व्यक्ति बनाना पड़ेगा। यानी कंपनी का शासन अब कुल मिला के एक व्यक्ति के हाथों में हो, एक जगह हो, कि पावर ऑफ सेंट्रलाइजेशन होना जरूरी है। यदि भारत में बहुत लंबे समय तक रहना है तो हमको सेंट्रलाइज्ड होना पड़ेगा, किसी ना किसी को पावर देना पड़ेगा। इसीलिए कुल मिला के दूसरा जो कारण, पहला कारण तो कंपनी का भ्रष्टाचार है, और दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है कि कंपनी के गवर्नरों के बीच में सामंजस्य या समन्वय ना होने के कारण, कोऑर्डिनेशन ना होने के कारण अंततः इन तीनों गवर्नरों के ऊपर एक सुप्रीमो बिठाला जाए, चाहे वो बंगाल वाले को बिठाला जाए, क्या किसी को बिठाला जाते नहीं, इन्हीं में से एक व्यक्ति को कुल मिला के पावर दिया जाए जो पूरे हिंदुस्तान की सत्ता को स्थापित बना सके, कंट्रोल कर सके, रेगुलेट कर सके। तो दूसरा कारण है कि कंपनी के गवर्नरों में
कोऑर्डिनेशन नहीं है, सामंजस्य नहीं है, इसीलिए सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर के लिए इस एक्ट को लाया जा रहा है। अभी तक क्या था, ये तीनों जो है गवर्नर कुल के एक दूसरे के प्रति कुल के तो हो नहीं सकते कि तीनों गवर्नर हैं, तो इंग्लैंड में एक कुल के कहीं कहीं आपको मालूम होना चाहिए। थोड़ा सा इस बात को मैं समझा दूं, जरा समझिए इस बात को। इस समय कुल के इंग्लैंड की स्थिति क्या है जरा समझें, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। भारत का संविधान पढ़ने के लिए यार बड़ा मेहनत करना पड़ेगा। लोग पढ़ा देते हैं कि ये हो गया वो हो गया, अरे कुछ नहीं हुआ यार, डिटेल में पढ़ो ना। अब जरा देखिए, इस समय मैंने अभी आपको कहा कि कुल के कहीं कहीं यहां मद्रास, यहां मुंबई है, यहां कलकत्ता है और यहां मद्रास है, और तीनों जगह गवर्नर जनरल हैं, तीनों जगह गवर्नर जनरल हैं। अब ये तीनों जगह के गवर्नर जनरल किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल हैं? सीओडी, ये सीओडी के प्रति रिस्पॉन्सिबल है। ये तीनों के तीनों गवर्नर जनरल जो है कुल के सीओडी जैसा आदेश देगा मानेंगे। आपको कि सर ये सीओडी मामला क्या है, ये भी थोड़ा समझ लिया जाए। जब कुल के कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा इस बात को समझा जाए, ये गोल है, इसको अपन ने मान लिया ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी, तो कंपनी कोई भी बनती है तो कंपनी को बनाने के लिए शेयर होल्डर होते हैं कि नहीं होते हैं? तो मान के चलिए इस ईस्ट इंडिया कंपनी को बनाने के लिए बहुत से शेयर होल्डर कुल के कहीं ना कहीं यहां पर शेयर बन रहे हैं, शेयर होल्डर हैं जिनके शेयर से इस कंपनी को खड़ा किया गया। लेकिन इसी शेयर होल्डरों में कुछ ऐसे शेयर होल्डर होंगे जिनके शेयर की संख्या या जिनकी कीमत बहुत ज्यादा होगी। वो ब्रिटिश सरकार या कुल वहां की कंपनी, ये जो कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, ये नियम बनाएगी कि सभी शेयर होल्डर तो ठीक हैं, लेकिन कुछ शेयर होल्डर ऐसे होंगे जिनके शेयर की संख्या 500 होगी या जिनके शेयर की संख्या 1000 होगी, क्योंकि पहले 500 था फिर बाद में 1000 किया गया। तो इस तरह से जिनके शेयर की संख्या 500 या 1000 है उनको जो है सीओपी बनाएगा, सीओपी बनाया जाएगा। जरा समझिएगा, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स। मैंने अभी कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ये है, इसमें बहुत से शेयर होल्डर हैं, लेकिन इसी में कुछ लोग ऐसे भी हैं, मानकर चलिए 100 लोग ऐसे हैं जिनके शेयर की कीमत, प्रत्येक व्यक्ति की कीमत 1000 कुल के शेयर है, तो उनको दर्जा दिया जाएगा सीओपी का, यानी कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स। अब ये कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स में ही जो कहीं ना कहीं बहुत ही एक्सपीरियंस होल्डर लोग होंगे, बहुत ही योग्य लोग होंगे, इन्हीं कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स में से कुल के एक नए कुल के चीज का गठन होगा जिसका नाम है सीओडी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी पहले बनी बहुत से शेयर होल्डरों के माध्यम से, उसी शेयर होल्डरों में जो 1000 जिनके शेयर हैं उनको कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स कहा गया, और उन्हीं कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स में कुल के कुछ बहुत ही योग्य और अनुभवी लोग हैं, उनको दर्जा दिया गया सीओडी, यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ये बात बार शब्द आएगा, तो ये जितने भी कुल के गवर्नर हैं ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की कुल के अनुमति से या प्रोप्राइटर्स की अनुमति से नियुक्त हो रहे हैं, और ये इन्हीं के प्रति कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल हैं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। क्लियर? तो इस प्रकार से कुल के मैंने कहा कि रेगुलेटिंग एक्ट को लाने के पीछे दो कारण, पहला कंपनी के कर्मचारियों का भ्रष्टाचार समाप्त करना, और दूसरा जो है ये तीनों जो गवर्नर हैं इनके बीच में कोऑर्डिनेशन करने के लिए सेंट्रलाइजेशन, एक पावर ऐसा सेंट्रलाइज किया जाए जो सबको कुल के कहीं के अपने कंट्रोल में रख सके। इस प्रकार की व्यवस्था को स्थापित करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। अब रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया है तो थोड़ा सा हम लोगों को इस बात को समझना चाहिए कि रेगुलेटिंग एक्ट लाया तो इसके प्रावधान क्या क्या है। अब जरा प्रावधान समझा जाए। अब रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों की बात अगर करें तो इसमें पहला प्रावधान ही बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी कहा कि कुल के रेगुलेटिंग एक्ट में आप देखिए कि ये बंबई है, यहां एक गवर्नर जनरल है, ये मद्रास है, यहां एक गवर्नर जनरल है, और ये कलकत्ता है, यहां एक गवर्नर जनरल है। तो कुल के पहला जो प्रोविजन इसमें यह है कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। पहला व्यवस्था, बंगाल का गवर्नर जनरल, यानी बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब बंगाल का जब गवर्नर जनरल बन गया तो ये दोनों का दर्जा जो है गवर्नर है, ये दोनों का, और ये गवर्नर है, और इसका दर्जा क्या हो गया? गवर्नर जनरल का हो गया है। ये जो
ये जो कुल मिलाके हैं ये गवर्नर हैं और इसका दर्जा क्या हो गया, गवर्नर जनरल। यानी कहीं ना कहीं निश्चित रूप से पहली बार रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाकर कुछ मामलों में इस प्रकार से बंबई के गवर्नर और मद्रास के गवर्नर के ऊपर कुल मिलाके आधिपत्य स्थापित किया गया। यानी बंगाल को अब कुल मिलाके सेंट्रलाइज एक तरह से कर दिया गया, भाई केंद्रीकृत कर दिया गया। भाई बंगाल के लोगों से, यानी बंगाल के गवर्नर जनरल से इनको कुछ मामलों में कुल मिलाके, जैसे मान लीजिए युद्ध किसी देशी रियासत से करना है, संधि करना है या कोई बहुत विशेष काम करना है, तो आपको कुल मिलाके गवर्नर जनरल की अनुमति लेनी पड़ेगी। यानी पहली बार कुल मिलाके बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल का दर्जा देकर एक तरह से कुछ मामलों में मद्रास और बंबई के गवर्नरों को उस गवर्नर जनरल के अधीन करके इस तरह से सत्ता को केंद्रीकृत करने का प्रयास किया गया। यह रेगुलेटिंग एक्ट का पहला प्रोविजन है। क्लियर? अब थोड़ा सा हम आते हैं कि दूसरा प्रोविजन इसका क्या है। दूसरा प्रोविजन बड़ा खतरनाक है यार। अब क्या किया गया, दूसरा प्रोविजन क्या है कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल है, बंगाल का जो क्या है, ये गवर्नर जनरल है, तो गवर्नर जनरल अकेले काम नहीं करेगा। गवर्नर जनरल प्लस उसकी काउंसिल, काउंसिल का मतलब है परिषद, यानी गवर्नर जनरल होंगे और उनकी एक काउंसिल होगी। इस काउंसिल में 4 मेंबर होंगे, यानी गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल के लोग मिलकर इस प्रकार से ब्रिटिश भारत में कानून बना सकते हैं, यहां प्रशासन कर सकते हैं, यहां नियम कानून बना सकते हैं, यहां के व्यापार को कंट्रोल कर सकते हैं। यानी गवर्नर जनरल, यानी बंगाल का गवर्नर जनरल, उसकी 4 सदस्यीय जो काउंसिल है, यानी 5 लोग मिलकर बहुमत के द्वारा, सुनिएगा, बहुमत के द्वारा जो निर्णय निकलेगा उसको ब्रिटिश भारत पर लागू किया जाएगा, चाहे वो न्याय का मामला हो, चाहे राजस्व का मामला हो। इस प्रकार से मैं कहना चाहता हूं कि बंगाल के गवर्नर जनरल और काउंसिल के लोग किसके द्वारा, बहुमत के द्वारा, समझिएगा, किसके द्वारा, बहुमत के द्वारा। यानी गवर्नर जनरल साहब अगर सोचें कि हम अकेले ही सब डिसीजन ले लें तो संभव नहीं है, क्योंकि यहां पर काउंसिल भी है। काउंसिल से पहले सहमति लो, यानी 5 लोग, यानी 4 तो काउंसिल, एक तो जी गवर्नर जनरल हो गए और 4 काउंसिल के लोग हो गए, तो टोटल कितना हो गया, 5 लोग हो गए। तो बहुमत चाहिए, तो बहुमत कितने लोगों का चाहिए, 3 लोगों का। 5 में से 3, यानी गवर्नर जनरल साहब को अगर अपनी बात मनवानी है तो 2 लोगों को, काउंसिल वालों को अपने पक्ष में करना पड़ेगा, तब तो कुल मिला के आप अपनी बात करवा पाओगे, नहीं तो आपकी बात मानने वाले नहीं है। वारेन हेस्टिंग्स बड़ा दुखी रहा यार। वारेन हेस्टिंग्स इसलिए दुखी रहा कि कुल मिला के इसमें जो 4 मेंबर हैं, अब जरा समझ लीजिए, फिलिप फ्रांसिस, दूसरा कौन सा है, जॉन क्लेवरिंग, तीसरा कौन सा है, मॉनसन, और चौथा कौन सा है, बॉरवेल। फिलिप फ्रांसिस काउंसिल के मेंबर, फिलिप फ्रांसिस, जॉन क्लेवरिंग, मॉनसन, बॉरवेल, ये 4 लोग कहीं ना कहीं निश्चित रूप से काउंसिल के मेंबर हैं। ये 3 तो इंग्लैंड से आए थे फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग और मॉनसन इंग्लैंड से आए हैं, और ये बॉरवेल बेचारा पहले से ही था, तो उसके वारेन हेस्टिंग्स से अच्छे संबंध थे। वारेन हेस्टिंग्स से बॉरवेल के संबंध पहले से ही अच्छे थे, क्योंकि वो पहले से ही भारत में था। लेकिन ये जो 3 आए, वो वहीं से तय करके आए कि हम तीनों को एक ही टीम में रहना है। अब जब ये तीनों एक तरफ रहेंगे तो बॉरवेल का ही तो वोट गुलना के क्लेवरिंग इसको मिल रहा है, वारेन हेस्टिंग्स को। इसीलिए वारेन हेस्टिंग एक ऐसा गवर्नर जनरल था जो अपनी परिषद के निर्णयों से बड़ा दुखी रहा, क्योंकि कुलना के मैंने कहा कि 3 लोग पहले से ही एक तरफ थे। इस प्रकार से गवर्नर जो भी रहा हो एक अलग मैटर है, लेकिन इस रेगुलेटिंग एक्ट में जो दूसरा प्रोविजन है कि गवर्नर जनरल अपनी काउंसिल यानी 4 सदस्यीय काउंसिल के निर्णयों के द्वारा ही, यानी बहुमत के द्वारा ही कुलना के भारत के यानी ब्रिटिश भारत का प्रशासन संभालेगा। क्लियर? बंगाल प्रेसिडेंसी का पूरा शासन व्यवस्था यही परिषद संभालती थी। लेकिन निर्णय क्या होगा? बहुमत। इन कुलना के काउंसिल के लोगों का कार्यकाल 5 वर्ष होगा। काउंसिल के लोगों का कार्यकाल कितना होगा?
5 वर्ष होगा। इस तरह से रेगुलेटिंग एक्ट का पहला प्रोविजन क्या है कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया और कुछ मामलों में कुल मिला के कहीं न कहीं मद्रास और बंबई के गवर्नर के ऊपर उनका प्रभाव स्थापित किया गया, आधिपत्य स्थापित किया गया। दूसरा, गवर्नर जनरल अपनी काउंसिल के बहुमत के द्वारा, अपनी सब परिषद के द्वारा अंततः ब्रिटिश भारत या बंगाल प्रेसिडेंसी की पूरी व्यवस्था को चलाएगा। तीसरी बात इसमें अगर इंपॉर्टेंट और देख लीजिए कि तीसरी बात क्या है भाई साहब, ये भारत का संवैधानिक इतिहास है, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। आगे आप देखिए, फंडामेंटल राइट्स पढ़ाऊंगा तो धुआंधार कर दूंगा। तो कहीं ना कहीं जो तीसरी चीज है वो भी आप लोग देख लीजिए। पहली बार इसी रेगुलेटिंग एक्ट में सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था का प्रावधान है। कौन सा कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट। यानी रेगुलेटिंग एक्ट में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था है। हालांकि कोर्ट बना 1774 में, 1774 में कोर्ट बना है, प्रावधान 73 में, लेकिन कोर्ट 74 में बना। और इस सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र क्या है, यह हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र यह है कि कलकत्ता के अंदर रहने वाले, क्योंकि कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बन रहा है, सुप्रीम कोर्ट कहां बना? कलकत्ता में। तो कलकत्ता के अंदर रहने वाले सभी अंग्रेज, सभी ब्रिटिश नागरिक इस सुप्रीम कोर्ट के दायरे में आएंगे। कलकत्ता के अंदर रहने वाले सभी अंग्रेज ब्रिटिश नागरिक इस कलकत्ता में बनी हुई सुप्रीम कोर्ट के दायरे में आएंगे। समझ गए मेरी बात? यानी इनके दायरे में आएंगे। साथ में कंपनी के कर्मचारी भी अपने कार्यों के लिए भी इस कोर्ट के प्रति उत्तरदायी होंगे। यानी कंपनी के कर्मचारी, वो भी तो अंग्रेज हैं, तो कंपनी के कर्मचारियों को भी इस सुप्रीम कोर्ट के दायरे में लाया गया। यानी कंपनी के कर्मचारी भ्रष्टाचार करते हुए पकड़े गए, कोई गड़बड़ी करते हुए पकड़े गए, तो उनकी भी हियरिंग अभी कहां हो सकती है? सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है। यानी सुप्रीम कोर्ट का दायरा यह है कि कलकत्ता के अंदर सभी अंग्रेज, भारतीय नहीं, सभी अंग्रेज इसके दायरे में आएंगे। क्लियर? इसका सुप्रीम कोर्ट का पहला चीफ जस्टिस जो है, सीजीआई जो है, वो एलिजा एम्पे है। एलिजा एम्पे। प्रश्न आएगा कि सुप्रीम कोर्ट का पहला चीफ जस्टिस कौन सा है? एलिजा एम्पे है। तो क्या और न्यायाधीश है? हाँ ना भाई, और न्यायाधीश है ना। चैम्बरलिन है। कौन है? चैम्बरलिन है। और कौन है? हाइड है। इस प्रकार से कुल मिला के एलिजा एम्पे साहब कुल मिला के चीफ जस्टिस हुए सुप्रीम कोर्ट के, हाइड साहब हुए, चैम्बरलिन हुए, ली मेस्टर साहब हुए। इस प्रकार से मैं ये कहना चाहता हूं कि कुल मिला के इसमें भी सीजीआई साहब हो गए, फिर चैम्बरलिन हो गए, ली मेस्टर हो गए, हाइड हो गए, और इन सब की नियुक्ति, इन न्यायाधीशों की नियुक्ति ब्रिटिश सम्राट के द्वारा की जाती थी। ब्रिटिश सम्राट जब इनकी नियुक्ति कर रहे हैं तो गवर्नर जनरल के कंट्रोल से बाहर हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का दायरा अलग है। गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल कुल मिला के इस पर प्रभाव स्थापित नहीं कर सकती है, क्योंकि इनकी नियुक्ति हो रही है कहां से? ब्रिटिश सम्राट के माध्यम से। तो कुल मिला के तीसरा है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। यह भी आपसे पूछा जा सकता है। और थोड़ा सा अगर हम लोग बात करना चाहते हैं तो और क्या इंपॉर्टेंट इसमें हो सकता है, चौथी बात कर लें तो कंपनी, क्योंकि भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट आया है, तो कंपनी के कर्मचारियों का अपना निजी व्यापार पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग गया। यहां के कुल मिला के शासकों और नवाबों से जो आप उपहार ले रहे थे, क्योंकि क्लाइव और जितने लोग थे वो जबरदस्त उपहार लेकर कुल मिला के गए, उपहार यानी गिफ्ट लेने पर प्रतिबंध लग दिया गया। निजी व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। किसी भी प्रकार का कुल मिला के करप्शन या भ्रष्टाचार करोगे उस पर कुल मिला के अगर आप इस तरह का करते हुए पकड़े जाओगे तो आपको तत्काल पकड़कर इंग्लैंड भगा दिया जाएगा। तो इस प्रकार से कंपनी के निजी व्यापार पर टोटल प्रतिबंध, कंपनी के कर्मचारियों पर सॉरी निजी व्यापार प्रतिबंध, उपहार, भ्रष्टाचार, सब टोटल प्रतिबंध कर दिया गया। ये प्रावधान किसमें है? रेगुलेटिंग एक्ट में है। अब जरा समझिएगा, ये 4-5 चीजें तो मैंने आपको बता दिया। इसमें और भी है कि कंपनी के कर्मचारियों, गवर्नर जनरल, काउंसिल के सदस्यों का वेतन अपार बढ़ा दिया गया। कहते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा वेतन अगर कहीं मिलता था तो भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों और गवर्नर को मिलता था। दुनिया में सबसे ज्यादा वेतन यहां मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि भारत धननाद है यार, भारत में बहुत पैसा है। इसीलिए आपको बताना चाहता हूं कि यहां से साला भर भर के बुरा सोना, चांदी, हीरा जवाहरात लूट कर लेकर जा रहे हैं। दुनिया कहती है साला कि इंग्लैंड में पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो गया। अरे यार, इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो कहां से गया? साला भारत का धन लूट कर लेकर गए तो अंततः वहां पर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ।
इस पर मैं चर्चा करूंगा। तो इस प्रकार से चौथी चीज मैंने बात किया। अगर पांचवी चीज की थोड़ी और बात करना चाहता हूं तो पांचवी चीज क्या है, इस बात को थोड़ा जानना जरूरी है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा पहली बार ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के ऊपर कंट्रोल किया है, कंपनी के ऊपर नियंत्रण किया है। तो वो नियंत्रण किस माध्यम से है, जरा समझ लो यार। ये नियंत्रण एक पत्र के माध्यम से है। यानी यहां जो गवर्नर जनरल साहब जो कलकत्ता में बैठे हुए हैं, ये गवर्नर जनरल साहब कलकत्ता में जो कुल मिला के कहने की, जरा समझिएगा, ये पांचवा पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। गवर्नर जनरल साहब, ये जो गवर्नर जनरल, उनकी परिषद जो बैठी है, काउंसिल, राजस्व संबंधी मामलों का पत्र किसके पास पहुंचाएगी? सीओडी के पास, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। यानी यहां पर रेवेन्यू पर आपने क्या क्या काम किया है, कितनी वसूली हुई, कितना खर्च हुआ, कितना पहुंचाओगे, इसकी जानकारी गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल रेवेन्यू मामलों की जानकारी सीओडी के पास भेजेगी। इसी प्रकार से कुल मिला के सैनिक और राजनीतिक मामलों की रिपोर्ट भी कुल मिला के सीओडी के पास भेजेगी। यानी दो पत्र आ रहे हैं, एक रेवेन्यू से रिलेटेड पत्र आ रहा है और दूसरा सैनिक और राजनीतिक मामलों से संबंधित पत्र आ रहा है। किसके पास आता है? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कहां लेकर जाएंगे? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ये दोनों पत्र कुल मिला के कहीं न कहीं इनकी जो प्रतियां हैं, एक जो है चांसलर ऑफ एक्सचेकर यानी वित्त मंत्री के पास रखेंगे। यानी राजस्व संबंधी जो कुल मिला के यहां से रिपोर्ट आई है, कहां से? गवर्नर जनरल और काउंसिल के माध्यम से भारत से जो आई है, वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास आई। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स उस राजस्व संबंधी रिपोर्ट कहां रखेंगे? ब्रिटिश कैबिनेट के एक मेंबर के पास रखेंगे जिसका नाम है वित्त मंत्री। और राजनीतिक और सैनिक मामलों की रिपोर्ट किसके पास रखेंगे? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, विदेश मंत्री के पास। इस प्रकार से यह अनिवार्य है, रेगुलेटिंग एक्ट में प्रोविजन है कि जो भी कुल ना के कहीं ना कहीं राजस्व से संबंधित, रेवेन्यू से मामले रिपोर्ट आएगी या राजनीतिक सैनिक मामलों की रिपोर्ट आएगी, वो कुल ना के अगर इसका मामला होगा तो विदेश मंत्री के पटल पर रखी जाएगी, अगर वित्त का मामला होगा तो वित्त मंत्री के पटल पर रखी जाएगी। यानी कि अब इस रेगुलेटिंग एक्ट में प्रोविजन है कि आप भारत के अंदर क्या काला कर रहे हो, क्या पीला कर रहे हो, क्या हरा कर रहे हो, क्या नीला कर रहे हो, सब रिपोर्ट पहुंचाओ और ब्रिटिश पार्लियामेंट के कुल ना के मंत्रियों के सामने रखो, ब्रिटिश संसद के सामने रखो। इस पत्र के माध्यम से स्पष्ट हो गया कि इस तरह से कुल मिला के पहली बार 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा इस तरह से ब्रिटिश संसद ने और ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के ऊपर नियंत्रण स्थापित कर लिया। क्लियर? तो इस तरह से कुल मिला के कहीं अगर मोटा मोटे समझ लें तो कुल मिला के दो कारण हैं। पहला, रेगुलेटिंग एक्ट क्यों आ रहा है? पहला, कंपनी के कर्मचारियों का भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है जिससे कंपनी घाटे में हो रही है। दूसरा कि कुल मिला के गवर्नर जो तीनों होते थे, मद्रास, मुंबई, कलकत्ता के, इनमें कोऑर्डिनेशन नहीं है, सामंजस्य नहीं है, क्योंकि इसमें एक सुप्रीमो होना चाहिए। इसके कारण से रेगुलेटिंग एक्ट आया। इस समय कंपनी घाटे में जा रही तो लोन मांग रही है। लोन मांगने के लिए अंततः कंपनी ने सोचा कि मैं तुम्हारे पर कंट्रोल करूंगा, तो रेगुलेटिंग एक्ट आता है। रेगुलेटिंग एक्ट के प्रोविजन क्या है? बंगाल के गवर्नर को अब गवर्नर जनरल बनाया गया। तो जब गवर्नर जनरल बना दिया गया तो फिर क्या हो गया? यानी मद्रास और मुंबई के गवर्नर अब उसके कुछ मामलों में अधीन आ गए, यानी कि सेंट्रलाइजेशन हो गया। दूसरा क्या हो गया कि गवर्नर स्वयं गड़बड़ी नहीं कर पाए, गवर्नर जनरल स्वयं गड़बड़ी नहीं कर पाए, इसीलिए उसको काउंसिल के नियंत्रण में बांध दिया गया कि जो ये 4 सदस्यीय काउंसिल है, इसके कंट्रोल में रहकर ही आपको काम करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से बहुमत से निर्णय लिया गया। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट आई और सुप्रीम कोर्ट में कुल ना के कहने की एक बात कर दी गई कि जितने भी कलकत्ता के अंदर रहने वाले ब्रिटिश नागरिक हैं या जो भी अंग्रेज हैं, वो सब कुल ना के सुप्रीम कोर्ट के दायरे में आएंगे और कंपनी के कर्मचारियों के मामले भी कुल ना के कहीं अगर कुछ गड़बड़ करते हैं, जो शासकीय काम कर रहे हैं उसमें कुछ गड़बड़ी होती है, कुछ करप्शन होता है, कुछ भ्रष्टाचार होता है, तो उसकी भी हियरिंग कहां होगी? सुप्रीम कोर्ट में होगी। यानी सुप्रीम कोर्ट का भी दबाव बन गया। चौथा, इसमें प्रोविजन क्या आ गया कि कंपनी के कर्मचारियों को अपने निजी व्यापार करने पर प्रतिबंध लग गया, किसी भी प्रकार के करप्शन पर प्रतिबंध लग गया, उपहार, गिफ्ट, इनाम लेने पर प्रतिबंध लग गया, सिर्फ कंपनी का काम करिए और यहां से निकलिए। और पांचवी चीज क्या आ गई कि जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो भी यहां रिपोर्ट तैयार होगी गवर्नर जनरल, उसकी काउंसिल की, चाहे वो राजस्व मामले की रिपोर्ट हो, चाहे न्यायिक मामलों की रिपोर्ट हो, चाहे सैनिक मामले की रिपोर्ट हो, चाहे प्रशासनिक मामलों की रिपोर्ट हो, ये रिपोर्ट आप तत्काल सीओडी के पास पहुंचाओगे। मैंने भी बताया कि कुलमा के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास पहुंचाओगे और यह रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में रखी जाएगी, जहां पर कुलमा के वित्त मंत्री और विदेश मंत्री के सामने रखी जाएगी। इससे कुलमा के कहने के निश्चित रूप से ब्रिटिश सरकार का कुलमा के कंपनी के ऊपर नियंत्रण स्थापित हो गया। क्लियर? तो पहला मैंने कहा कि रेगुलेटिंग एक्ट आने का कारण क्या है और दूसरा मैंने कहा कि इसके प्रोविजन क्या है। अब तीसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसको भी और सुन लिया जाए।
तीसरी बात को अगर हम लोग सुने तो प्रश्न आएगा कि सर इसकी रेगुलेटिंग एक्ट की कुछ कमियां भी हैं। अरे यार बहुत कमियां हैं, कमियां क्यों नहीं है यार। पहला कमी अगर देखा जाए कमियां, तो पहला कमी तो यही है कि गवर्नर जनरल साहब जो वारेन हेस्टिंग्स साहब है, उनके दोनों हथवा पैरवा बांध दिया गया। उनको बांध दिया गया कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि गवर्नर जनरल अपनी काउंसिल के निर्णयों के बहुमत से ही निर्णय ले पाएगा। अब आप मान के चलिए कि कुल मिला के गवर्नर जनरल आपने बता तो दिया कि आप भाई भारत के चीफ हैं, लेकिन चीफ नाम के लिए है ना, क्योंकि गवर्नर जनरल की काउंसिल में जो 4 लोग हैं वो 3 तो पहले से ही एक तरफ थे। तो गवर्नर जनरल यानी वारेन हेस्टिंग्स साहब के ऊपर ये इंप्लीमेंट हुआ है, क्योंकि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट उन्हीं को काम करने का अवसर मिला। तो कुल मिला के वारेन हेस्टिंग्स और उनकी काउंसिल के लोगों के बीच में कभी पट नहीं पाई, हमेशा संघर्ष चलता रहा। गवर्नर जनरल दुखी रहे क्योंकि आपने उनको सुप्रीमो तो बना दिया है, लेकिन पावर स्वतंत्र रूप से कोई नहीं दिया जिससे अपना सेल्फ डिसीजन ले पाए। यह इस कुल मिला के रेगुलेटिंग एक्ट की पहली कमी है कि गवर्नर जनरल पूरी तरह से अपनी काउंसिल के ऊपर आश्रित है और काउंसिल के निर्णय से ही उसको कुल मिला के अपना आदेश देना पड़ेगा। तो गवर्नर जनरल और काउंसिल, क्योंकि गवर्नर जनरल को इसमें एक तरह से कह सकते हैं कि असहाय बना दिया गया है, वो पूरी तरह से काउंसिल के बहुमत पर आश्रित है। तो गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल के कुल मिला के आपसी मतभेद, ये इसका ड्रॉबैक है। अगर इसको सुप्रीम बना दिया गया होता तो हो सकता था, बहुत अच्छा काम हो सकता था। दूसरा, जो इसमें सुप्रीम कोर्ट बन रही है, अब जरा समझिए, सुप्रीम कोर्ट भी बन रही है और इधर कुल मिला के सुप्रीम कोर्ट हो गई और इधर गवर्नर जनरल और प्लस उनकी काउंसिल हो गई। अब यही तय नहीं हो पा रहा है साला कि जुडिशरी ये भी देखेगा, ये भी देख रहा है। इन दोनों के अधिकार क्षेत्र स्पष्ट नहीं है। गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल भी कुल मिला के न्याय करती है, प्रशासन करती है, कानून बनाती है, और इधर सुप्रीम कोर्ट को भी न्याय करने का अधिकार दिया गया। तो दोनों के अधिकार क्षेत्र डिवाइड नहीं होने के कारण दोनों के अधिकार कभी कभी क्लैश कर जाते हैं, ओवरलैप कर जाते हैं। यानी कुल मिला के सुप्रीम कोर्ट को आपने न्याय करने का अधिकार दिया तो उसके अधिकार क्षेत्र स्पष्ट होने चाहिए, गवर्नर जनरल उसकी काउंसिल के अधिकार क्षेत्र स्पष्ट होना चाहिए। तो इसमें अधिकार क्षेत्र स्पष्ट नहीं होने के कारण कभी कभी ये कार्यपालिका और न्यायपालिका आमने सामने आ जाते थे। भैया आज की डेट में सब स्पष्ट है संविधान में कि कार्यपालिका का जे अधिकार है और न्यायपालिका का जे अधिकार है। तो अब सब स्पष्ट है, तब कार्यपालिका न्यायपालिका आज की डेट में दे दनादन हो रहा है, आमने सामने आ जाती है। तो यहां तो कुछ स्पष्ट नहीं था। तो जब कुछ स्पष्ट नहीं था तो कुल मिला के इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि कुल मिला के न्यायपालिका यानी सुप्रीम कोर्ट और कार्यपालिका यानी गवर्नर जनरल उसकी परिषद के अधिकार क्षेत्रों को स्पष्ट किया जाना चाहिए था। यह इसका दूसरा ड्रॉबैक है। और तीसरा ड्रॉबैक यह जो है, मैं कहना चाहता हूं कि गवर्नर जनरल को कुल मिला के मुंबई और कुल मिला के कह सकते हैं कि मद्रास के गवर्नरों के ऊपर कुल मिला के पावर तो दिए गए, लेकिन इसको संपूर्ण अधिकार नहीं दिया गया। अभी भी कुछ मामलों में गवर्नर लोग स्वतंत्र हैं, वो सीओडी से कुल मिला के चर्चा करके अपना काम बना ले रहे हैं। इस बात को आप समझिए। 1775 से 82 का पहला एंग्लो मराठा वॉर देखिए। पहला एंग्लो मराठा वॉर क्या हुआ? जब सूरत की संधि बंबई की सरकार ने किया तो इंग्लैंड की कलकत्ता की सरकार वारेन हेस्टिंग्स ने कहा कि नहीं, कुल मिला के सूरत की संधि हमें मान्य नहीं है, हम पुरंदर की करेंगे। तब बंबई की सरकार ने तत्काल कुल मिला के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास जाकर और इस युद्ध का ऐलान कर लिया और कुल मिला के बंबई कलकत्ता की सरकार देखती रह गई। यानी कुल मिला के इसमें बंगाल की जो गवर्नर जनरल है ये पूरी तरह से इनका कंट्रोलर नहीं बन पाया है। यानी पूरी तरह से कुल मिला के गवर्नर इसके अधीन नहीं है। अभी भी मद्रास और बंबई के गवर्नर कुछ मामलों में स्वतंत्र डिसीजन लेने के लिए कहीं ना कहीं फ्री हैं या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से कुल मिला के डायरेक्ट अनुमति लेकर अपना कार्य कर सकते हैं, जैसा कि पहले एंग्लो मराठा वॉर में देखने को मिला था। तो ये 3 जो ड्रॉबैक हैं, पहला कि गवर्नर जनरल उसकी काउंसिल के आपसी मतभेद, क्योंकि गवर्नर जनरल को इसमें सुप्रीम नहीं बनाया गया। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट और कुल मिला के कहीं ना कहीं इनकी जो है
गवर्नर जनरल की काउंसिल के अधिकार क्षेत्र स्पष्ट नहीं है, और तीसरा कि कुल मिला के गवर्नर पूरी तरह से गवर्नर जनरल के अधीन नहीं है। इस प्रकार से 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा जो दोष थे, इसी दोष को दूर करने के लिए 1781 का अमेंडमेंट एक्ट आएगा, जिसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा जाता है। जिसको क्या कहा जाता है? एक्ट ऑफ सेटलमेंट। अब जरा इसको समझ लिया जाए, एक्ट ऑफ सेटलमेंट क्या है। मैंने अभी कहा कि 1781 का संशोधन अधिनियम, 1781 का संशोधन अधिनियम, जिसको मैंने कहा कि अमेंडमेंट एक्ट है, इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहते हैं। एक्ट ऑफ सेटलमेंट, SETTLEMENT, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा जाता है। अब ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट है क्या? प्रयास इस एक्ट के द्वारा यह किया गया है कि रेगुलेटिंग एक्ट की कुछ कमियों को दूर किया जाए। तो रेगुलेटिंग एक्ट की कुछ कमियां क्या है? पहली कमी क्या है कि जितने भी कंपनी के कर्मचारी हैं, वो अभी तक अपने शासकीय कार्यों में कोई भी गलती होती थी तो किसके प्रति जवाबदेह थे? सुप्रीम कोर्ट में उनके खिलाफ कहीं ना कहीं अपील हो सकती थी। इससे कंपनी के कर्मचारी बेचारे भयभीत बने रहते थे। न्यायपालिका कार्यपालिका में बराबर हस्तक्षेप करती रहती थी हर मामले में। तो इस एक्ट के द्वारा पहली बार कार्यपालिका और न्यायपालिका को सेपरेट किया गया है। यानी कार्यपालिका अब कुल मिला के थोड़ा सा न्यायपालिका से अलग है, सेपरेट की गई है। यानी जुडिशरी को अब कुल मिला के कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव के मामले में, यानी कार्यपालिका के मामले में जो बार बार इंटरफियर हो रहा था, उस इंटरफियर को कम किया जा रहा है। क्योंकि इस एक्ट में पहला ही प्रोविजन यह है कि शासकीय कर्मचारियों को, जितने भी कंपनी के कर्मचारी थे, उन कंपनी के कर्मचारियों को अपने शासकीय कार्यों के लिए सुप्रीम कोर्ट में अब कोई भी, यानी सुप्रीम कोर्ट उनके मामलों में इंटरफियर नहीं करेगा। यानी कंपनी के कर्मचारियों के जितने भी ऑफिशियल काम है, शासकीय काम है, चाहे वो रेवेन्यू से संबंधित मामला हो, चाहे न्याय से संबंधित मामला हो, चाहे प्रशासन से संबंधित मामला हो, अब सुप्रीम कोर्ट के प्रति वो जवाबदेह नहीं है। यानी इनके मामले अब सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। इस प्रकार पहली बार कंपनी के कर्मचारियों को शासकीय कार्यों के लिए इस तरह से सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर किया गया, पहली चीज। दूसरा, अभी तक कुल मिला के एक और नियम था। दूसरा नियम क्या था कि जो भी गवर्नर जनरल और उसकी परिषद काउंसिल जो नियम कानून बनाया करती थी, उसका सुप्रीम कोर्ट में रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य था। रेगुलेटिंग एक्ट में प्रोविजन है कि जो भी कुल मिला के गवर्नर जनरल, उसकी काउंसिल मिलकर जो भी भारत में शासन करने के लिए रूल्स, रेगुलेशन, कानून, नियम जो बनाएंगी, उसका सुप्रीम कोर्ट में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। लेकिन अब कुल मिला के गवर्नर जनरल और उसकी परिषद जो भी कानून बनाएगी, उसका सुप्रीम कोर्ट में रजिस्ट्रेशन अब अनिवार्य नहीं है। यानी पहली बार सरकार को, कार्यपालिका को थोड़ा पावरफुल किया जा रहा है, उनके अधिकार थोड़े बढ़ाए जा रहे हैं। पहला मैंने क्या कहा कि अब कंपनी के कर्मचारी अपने सभी शासकीय कार्यों के लिए, शासकीय मतलब उनके ऑफिशियल काम है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के प्रति अब उत्तरदायी नहीं है। यानी सुप्रीम कोर्ट उनके मामले में अब इंटरफियर नहीं करेगा। दूसरा कि जो भी गवर्नर जनरल, उसकी परिषद है, जो भी कानून बनाएगी, अब उसका रजिस्ट्रेशन सुप्रीम कोर्ट में अनिवार्य नहीं होगा। तीसरी बात इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट कर दी गई। तीसरी बात समझ लीजिए, अभी तक मैंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के दायरे में सिर्फ अंग्रेज ही आते थे, ब्रिटिशर्स लोग ही आते थे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के दायरे में कलकत्ता में रहने वाले सभी लोगों को लाया गया। कलकत्ता के अंदर रहने वाले, चाहे वो अंग्रेज हों, चाहे जो भी भारतीय हों, वो सब सुप्रीम कोर्ट के दायरे में आ गए। तो सुप्रीम कोर्ट अब सबकी हियरिंग कर सकता है। लेकिन यहां शर्त है कि यदि हिंदुओं की हियरिंग करेगा तो हिंदुओं के अपने लॉ लागू होंगे, और मुसलमानों की हियरिंग होगी तो मुसलमानों के नियम कानून के अनुसार हियरिंग होगी। यानी अभी भी ब्रिटिश सरकार यह चाहती है कि भारतीयों के इंटरनल मामले में उन्हीं के कानूनों के अनुसार निर्णय हो। अगर हम अपना कानून उनके ऊपर थोपेंगे तो हो सकता है असंतोष पैदा हो जाए। अभी तक क्या था, मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में अंग्रेज आते थे, लेकिन इस अमेंडमेंट बिल के द्वारा 1781 की बात मैं कर रहा हूं,
सुप्रीम कोर्ट के दायरे में कलकत्ता में रहने वाले सभी लोगों को लाया गया, नहीं भारतीयों को भी, लेकिन उसमें शर्त यह है कि हिंदुओं के मामले की हियरिंग उनके ट्रेडिशन के अनुसार, उनके नियमों के अनुसार, और कुल मिला के मुसलमानों की हियरिंग उनके अनुसार। क्लियर। चौथी चीज इसमें जो और इंपॉर्टेंट बहुत बड़ी बात है, चौथी चीज जो जोड़ा गया कि जो प्रांतीय न्यायालय हैं, जो प्रांतों के न्यायालय हैं, उनकी अपील कहां जाएगी? उनकी अपील, प्रांतीय न्यायालयों की अपील सुप्रीम कोर्ट में नहीं आएगी। प्रांतीय न्यायालयों की अपील सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनेगा। फिर सुन लो, प्रांतीय न्यायालयों की अपील गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल ही सुनेगी। यानी सरकार को बहुत ताकतवर बनाया जा रहा है 1781 के अमेंडमेंट एक्ट, जिसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा जाता है। प्रांतीय न्यायालयों की जितनी भी अपील होगी वो गवर्नर जनरल उसकी काउंसिल में होगी, सुप्रीम कोर्ट में नहीं होगी। क्लियर। तो देखिए क्या क्या सुधार हुए गए। 1781 के पहला संशोधन किया गया कि कंपनी के कर्मचारी अपने शासकीय कार्यों के लिए अब सुप्रीम कोर्ट के प्रति जवाबदेह नहीं है, यानी सुप्रीम कोर्ट में अब इनके मामले नहीं सुने जाएंगे, इनके शासकीय कार्यों के लिए, इनके ऑफिशियल वर्क के लिए। दूसरा कि कुल मिला के सुप्रीम कोर्ट और क्या कर रहा है, दूसरा मामला क्या है कि कहीं ना कहीं अब जो है गवर्नर जनरल उसकी परिषद जो भी कानून बनाएगी उसका सुप्रीम कोर्ट में रजिस्ट्रेशन बिल्कुल भी अनिवार्य नहीं है। तीसरा कि कुल मिला के सुप्रीम कोर्ट का थोड़ा सा कलकत्ता में दायरा बढ़ाया गया, अब अंग्रेजों के साथ साथ कलकत्ता में रहने वाले सभी भारतीयों को भी सुप्रीम कोर्ट के दायरे में लाया गया, लेकिन शर्त यह रखी गई कि हिंदुओं का मामला होगा तो हिंदुओं के कानून और मुसलमानों का मामला होगा तो मुसलमानों के कानून। और चौथी बात जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट निकल कर आती है कि जो प्रांतीय न्यायालय है जो वो डिसीजन देंगे तो उनके खिलाफ अपील क्या है, सुप्रीम कोर्ट में बिल्कुल भी नहीं जाएगी, उनके खिलाफ अपील गवर्नर जनरल उसकी काउंसिल सुनेगा। इस प्रकार से 1781 के अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा कहीं ना कहीं सरकार को ताकतवर बनाया जा रहा है, सरकार को पावरफुल बनाया जा रहा है। इस कहीं ना कहीं बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैं ये कहना चाहता हूं। और स्वाभाविक रूप से इसमें एक और बात रखी गई है, इन ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश सरकार ने एक आदेश दिया है कि कहीं ना कहीं कोई भी कानून बनाते समय भारतीयों के सामाजिक धार्मिक मामलों में भी ध्यान रखा जाएगा। ब्रिटिश सरकार का सख्त आदेश है यहां की के गवर्नर जनरल उसकी काउंसिल को, क्योंकि लेजिस्लेटिव तो वही है, वही कानून बना रही है। तो कहा गया कि कभी भी कानून आप भारतीयों का बना रहे हैं तो उनके सामाजिक धार्मिक मामलों का बिल्कुल ध्यान रखना, उसमें कोई भी कुल के इंटरफियर ना हो, जिससे भारतीयों में असंतोष व्याप्त ना हो। इस प्रकार से कुल मिला के मैंने अभी आप लोगों से कहीं ना कहीं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बताया कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्या है और 1700 रेगुलेटिंग एक्ट का कारण क्या था, प्रोविजन क्या थे, इसकी कमियां क्या थी, और अंततः कमियों को दूर करने के लिए 1781 का हम लोग अमेंडमेंट एक्ट लेकर आए। मुझे विश्वास है कि आप लोगों को पूरी तरह से बातें समझ में आएगी। मैं ये पॉलिटिक्स के तहत ही संवैधानिक इतिहास लेकर चला हूं और मैं अभी कुल मिला के कहने के अगले लेक्चर में 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट लेकर आऊंगा जो बहुत छोटा है और उसकी बड़ी डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। प्रयास करो यार कुल मिला के, क्योंकि कहीं ना कहीं जिंदगी में कुल मिला के आए हो तो कुछ इतिहास रचना चाहिए, क्योंकि बिना इतिहास रचे, क्योंकि मेरा मानना है कि संसार में आए हो तो इतिहास बनाओ। और इतिहास का बनता कैसे है, संघर्ष से बनता है। मुश्किलें तो आती रहती हैं, जाती रहती हैं, लेकिन व्यक्ति को संघर्ष करना चाहिए। मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती हैं। हौसला मत हार गिर करो मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।